नमस्कार। आज हम अपने इस विषय दोलन एवं तरंगे विषय में पहला अध्याय सरल आवर्त गति का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सरल आवर्त गति का अध्याय आप सभी ने 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। अतः 12वीं क्लास में जो पद आपने सीख लिए हैं उनको थोड़ा स्मरण कराते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप ये जानते हैं कि आवर्त गति क्या होगी। आपने पिछली क्लास में सीखा है कि जब कभी नियमित समय अंतराल से कोई गति जो दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। आपने इसके कई उदाहरण भी जानकारी में लिए हुए हैं कि पृथ्वी का अपनी कक्ष के पारित घूर्णन गति करना, पृथ्वी की सूर्य से पारित इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करना, घड़ी की सुइयों की जिस प्रकार की गति है, क्योंकि ये सभी गतियाँ नियमित समय अंतराल के बाद लगातार दोहराई जाती हैं, अतः हम इन्हें आवर्ती गति के उदाहरण के रूप में याद करते हैं। इसी अध्याय में एक पद हमको आएगा पढ़ने में और वह पद है दोलन गति। दोलन गति आवर्त गति का रूप है, एक ऐसी विशेष स्थिति जिसमें कोई कण एक ही पथ पर किसी बिंदु के सापेक्ष टू एंड फ्रो अथवा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे या इधर उधर, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इस प्रकार की गति करता है, दोलनी गति कहलाती है। उस बिंदु के सापेक्ष जो गति दोहराई जाती है वह बिंदु इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति का बिंदु कहलाता है। ध्यान रहे, जब इस प्रकार की गति हो रही है तो साम्य स्थिति से एक ओर जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति होगी वो कण वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाने के बाद पुनः साम्य स्थिति में आएगा और साम्य स्थिति में आने के बाद यह कण फिर दूसरी ओर गति करेगा, अधिकतम विस्थापन को प्राप्त करेगा और फिर पुनः अपनी साम्य स्थिति में आएगा। जब इस प्रकार का मूवमेंट हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि एक दोलन हो गया है। यह पूरा समय यह पूरी अवधि एक दोलन कहलाएगी और इस दोलन को पूरा करने में जो भी समय लगेगा उस समय को हम आवर्तकाल के रूप में कहेंगे। साम्य स्थिति से बाईं अथवा दाईं ओर जो भी अधिकतम विस्थापन प्राप्त कर रहा है वह उसका आयाम कहलाएगा। जो परिभाषा मैंने अभी डिस्कस की, आवर्त गति और दोलनी गति, दोनों से आपको ध्यान आ गया होगा कि प्रत्येक दोलनी गति आवश्यक रूप से मूलतः यदि देखा जाए तो आवर्त गति ही है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति का रूप ही होगी। फिर इस अध्याय में हम एक दो पद और नए देखेंगे। रेखीय सरल आवर्त गति, जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर सरल रेखा पर दोलन किसी प्रत्यानयन बल के अंतर्गत करता है जो साम्य स्थिति से कण के रेखीय विस्थापन के समानुपाती हो, तो इसकी जो गति है सरल आवर्त गति कहलाएगी। जैसा अभी बताया गया कि प्रत्यानयन बल जो विस्थापन है उसके समानुपाती हो, तो इसलिए हमने रिलेशन लिखा एफ इज प्रोपोर्शनल टू -y।
इसमें माइनस साइन लिखा है क्योंकि यह बल साम्य स्थिति की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। प्रोपोर्शनल साइंस को रिमूव करने के लिए हमने लिखा है F = -k/, k यहाँ पर कांस्टेंट है। जिस प्रकार से प्रत्यानयन बल के कारण रेखीय सरल आवर्त गति हो रही है, उसी प्रकार से कोणीय सरल आवर्त गति यानी गति सरल रेखा में ना हो करके कोई वृत्त में हो सकती है, रोटेशन में हो सकती है। इस प्रकार की जो गति होगी वह कोणीय सरल आवर्त गति होगी और उस गति में जो गणितीय संबंध निकलेगा वह निकलेगा टॉर्क = -c θ, जहाँ पर c एक नियतांक है। बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसा रेखीय सरल आवर्त गति में किया है। अब हम ऑसिलेटरी मोशन किसी पोटेंशियल बेल में का अध्ययन करते हैं। इस डायग्राम में मैंने कण की जो स्थितिज ऊर्जा है और दूरी है उसको दर्शाया है। इसमें स्थितिज ऊर्जा वक्र में कुछ विशेष बिंदु दिखाए हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखें। A, B, C, D, E और P और Q बिंदु दिखा रखे हैं। बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, उसके बाईं और दाईं ओर हमने बिंदु B' और B" को दिखाया हुआ है। हम जानते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स लगता है गणितीय संबंध होगा F = -(U). ऐसा रिलेशन कंजर्वेटिव फील्ड का आपने अपने फिजिक्स के पेपर 3 का पहला अध्याय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सीखा हुआ है। वहाँ पर ये रिलेशन हमने निकाला है और इस गणितीय संबंध से रिलेशन किस प्रकार का आ जाएगा, -I du/dx + j du/dy + k du/dz। U स्थितिज ऊर्जा है, कंजर्वेटिव फील्ड है और किसका फलन होगा, पोजीशन का फलन होगा। x दिशा में जो बल लग रहा है वह बल क्या होगा, स्लोप पर निर्भर करेगा कर्व की, और यह du/dx कहलाएगा। अब हम एक एक वक्र की बिंदुओं पर स्थिति पर विचार करते हैं। सबसे पहले B और D बिंदु को देखिए। B बिंदु और D बिंदु। B और D बिंदु कैसे हैं, हम देख रहे हैं कि B और D जो बिंदु है वह स्थितिज ऊर्जा के मिनिमा पॉइंट है, जबकि दूसरे बिंदु जैसे कि C और E है यह उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है। तो हमने इस डायग्राम में B और D मिनिमा पॉइंट, C और E मैक्सिमा पॉइंट को दर्शाया है। अब जरा गणितीय संबंध को याद करें। आपने कैलकुलस में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा हुआ है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम जो कार्य करते हैं वह क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो ये वेरिएबल पैरामीटर है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन से, जो आपने कैलकुलस में सीखा हुआ है। अतः इस स्थितिज ऊर्जा वक्र का जो ढाल है, स्लोप है, उसका मान 0 के बराबर होगा और इस तरह की स्थिति जो बनेगी यह स्थिति इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है, साम्य स्थिति कहलाती है। अब हम दूसरे स्थिति पर विचार करते हैं। बिंदु C और E, बिंदु C और E मैक्सिमा को दर्शाता है। यदि इन स्थिति से कण को कुछ विस्थापित कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होने के कारण एक बल का अनुभव होगा जो कण को प्रारंभिक स्थिति से दूर ले जाएगा। यदि कण के न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बिंदु B और D से अल्प विस्थापन करें, यानी ऊपर जो मैक्सिमा है उससे भी, और हम मिनिमा वाले जो बिंदु हैं B और D उनसे भी विचार कर रहे हैं। यदि B और D से भी हम कण को विस्थापित करें तो इसमें स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, अतः इस पर भी एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो उस कण को संतुलन स्थिति में लाएगा। क्या अर्थ है, चित्र में B'
बिंदु बी के समीप है। जरा ध्यान से देखिए, चित्र में बी डैश बिंदु बी के समीप है, अर्थात कण की अल्प विस्थापन स्थिति को व्यक्त करता है। इस पर जो ढाल स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव होगा और लगने वाला बल निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। अतः प्रारंभिक संतुलन स्थिति में कण को प्राप्त होना होगा। लेकिन यदि हम दूसरा कार्य करें, इसके लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट करें, माइनस एक्स दिशा में शिफ्ट किया, तो एक्स दिशा पर शिफ्ट करने के कारण जो फोर्स लगेगा वह du/dx हो गया, और इस दिशा में जब b डबल डैश पे ले जा रहे हैं तो स्लोप निगेटिव हो गया। अतः इस कारण से जो कण है प्लस एक्स दिशा की ओर बल अनुभव करेगा और कण पुनः अपनी प्रारंभिक संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लेगा। एक स्थिति और हो सकती है, यदि कण की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हो। यदि कण की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के तुल्य है, इसका मतलब हुआ कि उसमें गतिज ऊर्जा 0 है, यानी उसका जो वेग है उसका मान 0 हो गया। तो उस केस पर जो उसका प्रत्यानयन बल लगेगा उसका मान माइनस du/dx होगा, जो कण को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति B पर ले जाएगा, जहां कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। परिणाम स्वरूप कण के द्वारा प्राप्त वेग के कारण जब ये कण फिर दूसरी ओर बढ़ने लगता है, P के संगत समान स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु Q पर पहुंच जाएगा। ये जो स्थिति बनी है Q बिंदु की, ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है, और इस प्रकार से कण बिंदु B के टू एंड फ्रो इधर उधर हमेशा गतिशील करा रहेगा, दोलन करता रहेगा। तो हम कहेंगे कि कण इस विभव कूप में गतिशील है। कल हम इसकी गणितीय विवेचना करेंगे। धन्यवाद।